पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा 8वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में गणित विषय में हमारा आज का जो वर्ग है वह है क्षेत्रमिति इस घटक से। इसके अंतर्गत हमने कुछ मुद्दों पर चर्चा की। उसी क्रम में हमारी जो आज की चर्चा होगी वह होगी 4.4 परिमाण, कालमापन, नोट तथा सिक्के। टॉपिक शुरू करने से पहले हम इस स्कॉलरशिप वर्ग क्लास के परीक्षा के स्वरूप को समझ लेते हैं। तो परीक्षा का स्वरूप कुछ इस तरह से होता है। शिष्यवृत्ति परीक्षा, स्कॉलरशिप की परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। प्रश्न पत्र पहला, पेपर 1, प्रथम भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज, जो कि गणित के साथ जुड़ा होता है, अर्थात 2 भागों में प्रत्येक प्रश्न होता है। पहला पेपर भाषा और गणित विभाग मिलाकर होता है। दूसरा प्रश्न पत्र तृतीय भाषा, थर्ड लैंग्वेज और बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस पर आधारित यह कुछ प्रश्न होते हैं इसमें। तो यह भी 2 भागों में बटा है, अर्थात 2 प्रश्न पत्र 4 भागों में बटे होते हैं। तो कुल मिलाकर 2 पेपर होते हैं। हमारा जो विषय है, ये वीडियो है, वह पहले पेपर में जो गणित विभाग है उस पर आधारित है। तो पहले पेपर में और दूसरे पेपर में इसी तरह प्रश्न संख्या होगी। 25 प्रश्न पहले विभाग में, जो कि लैंग्वेज, भाषा पर आधारित है, और दूसरा विभाग गणित या बुद्धिमत्ता होगा तो वह 50 प्रश्न होते हैं। उसमें कुल मिलाकर 75 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसका मतलब हुआ कि 25 प्रश्न जो लैंग्वेज पर है, भाषा पर है, वह 50 अंकों का होगा, और जो दूसरा विभाग गणित अथवा बुद्धिमत्ता होगा तो उसमें 50 प्रश्न के लिए 100 अंक निर्धारित होंगे। कुल मिलाकर 75 प्रश्न, 75 क्वेश्चंस पर 150 अंक निर्धारित किए गए हैं, और दोनों प्रश्न पत्र को हल करने के लिए समय 90 मिनट का, 1.5 घंटे का मिलता है। अलग अलग 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर पर हम चर्चा करेंगे। पहले पेपर में भी हम गणित विभाग पर ही चर्चा करेंगे। तो गणित विभाग में भी जैसा कि हमने देखा 50 प्रश्न 100 अंकों के लिए होते हैं। हर प्रश्न के उत्तर के लिए 4 पर्याय दिए गए होते हैं, और कक्षा 8वीं जो है, इस कक्षा में अधिकतम 20% प्रश्न ऐसे होंगे जिसके 2 हल होंगे, और प्रश्न में वह लिखा गया होगा कि 2 विकल्प चुनिए, 2 पर्याय चुनिए, तो हमें दोनों पर्याय चुनना होगा। 20% प्रश्न का मतलब हो गया कि 10 प्रश्न गणित में, 5 प्रश्न भाषा में हो सकते हैं। तो सही पर्याय चुनते समय दोनों पर्याय को चुनना बहुत आवश्यक है। एक पर्याय चुनने पर वह उत्तर गलत माना जाएगा। कैसे चुनना है? उत्तर पत्रिका कुछ इस तरह से होती है। प्रश्न क्रमांक लिखे गए होंगे 1 से 75 तक। उसके सामने 4 ऑप्शन होते हैं। उनमें से हमें जो पर्याय सही होगा उसी को चुनना है, उसी को भरना है। मान लीजिए पहले प्रश्न का पहला और तीसरा पर्याय सही है, तो पहले और तीसरे को हम ब्लू अथवा ब्लैक पेन से उसको डार्क कर देंगे। उस वृत्त के, सर्कल के बाहर इंक न जाने पाए, ध्यान रखें। उसी प्रकार चौथा सही है अगर दूसरे प्रश्न का, तो चौथा को ही चुनेंगे, एक ही चुनेंगे। 5वें में अगर 2 पर्याय सही है तो दोनों चुनना है, दूसरा और चौथा अगर सही है तो। और यदि दूसरा तीसरा सही है 8वें प्रश्न में, तो हम दूसरे और तीसरे को ही चुनेंगे। अन्य पर्याय पर किसी भी प्रकार का इंक या स्याही नहीं लगाएंगे। तो ब्लू और ब्लैक, यही 2 ही इंक को चुनना है, 2 ही पेन से लिखना है हमें। एक बार में एक ही पेन का उपयोग करें पूरे पेपर में। ऐसा नहीं कि कुछ प्रश्न ब्लू से, कुछ प्रश्न ब्लैक से, ऐसे हल नहीं करने हैं।
अन्य किसी भी प्रकार का रंग अगर है लाल, हरा, पीला इत्यादि, तो उस पर कोई अंक नहीं मिलेगा क्योंकि वो चेक ही नहीं होगा। इसके अंतर्गत जो कि हमने अभी चर्चा की कि परिमाण, काल मापन, नोट, सिक्के, इसमें हम किन घटकों पर चर्चा करेंगे? तो परिमाण का संबंध मापन से है, लंबाई मापन, वजन मापन या द्रव मापन, अर्थात लंबाई, द्रव्यमान और धारिता, जिसमें लंबाई की प्रमुख इकाई मीटर, द्रव्यमान की प्रमुख इकाई ग्राम और धारिता की प्रमुख इकाई लीटर है। यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। लंबाई की छोटी इकाई व्यवहारिक रूप से हम जो देखते हैं वह है मी मतलब मिलीमीटर, उससे 10 गुना अधिक सेंटीमीटर। आप मापन पट्टी स्केल, जो कंपास में स्केल पट्टी होती है, उसमें यह इकाई देख सकते हैं। फिर 10 सेंटीमीटर के बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर के बराबर 1 मीटर, 10 मीटर के बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर जो होता है वो 1 हेक्टोमीटर के बराबर होता है और 10 हेक्टोमीटर जो होता है वो 1 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इस तरह से जो हर इकाई है राइट से लेफ्ट की ओर, वो पिछली इकाई से 10-10 गुना अधिक है। ठीक उसी प्रकार द्रव्यमान में अगर हम बात करें तो द्रव्यमान की इकाई, छोटी इकाई मिलीग्राम, जो कि सोने चांदी कीमती वस्तु के वजन में इसका उपयोग करते हैं। हम केसर खरीदते हैं, बहुत कीमती है, सोना चांदी खरीदते हैं, बहुत कीमती है, तो वो सब मिलीग्राम में नापा जाता है। मिलीग्राम का 10 गुना 1 सेंटीग्राम, सेंटीग्राम का 10 गुना 1 डेसीग्राम, डेसीग्राम का 10 गुना 1 ग्राम और 1 ग्राम का 10 गुना 10 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम के बराबर 1 हेक्टोग्राम और 10 हेक्टोग्राम के बराबर 1 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पर भी राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जो भी इकाइयां हैं वह पिछले वाले से 10-10 गुना अधिक है। धारिता की बात करेंगे तो छोटी इकाई मिलीलीटर, व्यवहारिक इकाई जो है, अब दवा की बोतल में, तेल की बोतल में लिखा होता है मिलीलीटर, तो 10 मिलीलीटर के बराबर 1 सेंटीलीटर, 10 सेंटीलीटर के बराबर 1 डेसीलीटर, 10 डेसीलीटर के बराबर 1 लीटर, 10 लीटर के बराबर 1 डेकालीटर, 10 डेकालीटर जो है वो 1 हेक्टोलीटर के बराबर और 10 हेक्टोलीटर जो है 1 किलोलीटर के बराबर होता है। तो राइट साइड से अगर हम तुलना करें, याद रखें कैसे, तो मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो इस तरह से हम इसको एक रिदमिक तैयारी कर सकते हैं, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो मिली से शुरू करेंगे, सेंटी की ओर बढ़ेंगे, किलो की ओर बढ़ेंगे, तो 10-10 गुना बढ़ता जाता है। सामान्य तौर पर 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। आप स्केल में देखते हैं, मापन पट्टी में 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, 10 विभाग होते हैं, वो 1-1 मिलीमीटर के बराबर होता है। उसके बाद 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 100 किलोग्राम की एक बोरी बनाएंगे तो वह 1 क्विंटल जितना होता है। 1000 किलोग्राम का तो 1 टन होता है। धारिता की बात करें तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होगा और 1000 घन सेंटीमीटर, जब इकाई देखिए घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की इकाई, 1000 घन सेंटीमीटर अर्थात कोई घन आकृति है जिसका घनफल 1000 है, तो 1000 घन सेंटीमीटर वो 1 लीटर के बराबर होता है
और 1 घन मीटर जो है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। तो ये रहे कुछ परिमाण। आगे बढ़ते हैं। काल मापन, समय का मापन। और हम जानते हैं समय मापन की इकाई क्या है और किस साधन से उसे हम मापते हैं, तो वह है घड़ी। सामान्य तौर पर हम घड़ी जब देखते हैं तो उसमें 1 से लेके 12 तक के संख्याएं दिखाई देती हैं और घड़ी की सुई के अनुसार हम 1 से लेके 12 बजे तक की संकल्पना करते हैं। लेकिन दिन जो होता है पूरा वह 24 घंटे का होता है। इसका मतलब ये 12 घंटे वाली जो घड़ी है वो 2 चक्कर लगाएगी सुइयां उसकी, तब जाकर 24 घंटा पूरा होता है। एक पूरा दिन 2 भागों में बटा होता है। एक वह हिस्सा जो रात के 12 से लेके दोपहर के 12 तक होता है, यानी रात से शुरू होती है और दोपहर के 12 तक खत्म। दूसरा हिस्सा है जो दोपहर के 12 से शुरू होकर पुनः रात के 12 बजे तक खत्म होती है। तो मध्याह्न पूर्व अर्थात रात के 12 से लेकर दोपहर के 12 तक, और मध्याह्न उत्तर जो है वो दोपहर के 12 से रात के 12 तक, इंग्लिश में PM लिखा जाता है, और मध्याह्न पूर्व को AM लिखा जाता है समय के आगे। 12 घंटे की घड़ी में अगर समय मध्याह्न पूर्व मध्याह्न उत्तर बताना है तो AM PM का उपयोग करते हैं, और अगर AM PM का उपयोग न करना हो तो हम 24 घंटे वाली घड़ी का प्रयोग करते हैं। मध्याह्न पूर्व का मतलब पहले अंधेरे से शुरुआत होगी और मध्याह्न उत्तर बाद में अंधेरा होगा, ये ध्यान रखना है। जैसे कि रात के 12 से ये घड़ी दोपहर के 12 तक AM कहलाएगा, यानी 1 AM 2 AM 3 AM 4 AM 5 AM, या मध्याह्न उत्तर मध्याह्न पूर्व 7 8 9 इस तरह से। और दूसरी घड़ी 24 घंटे वाली होती है जिसमें AM PM की जरूरत नहीं है। तो मध्याह्न पूर्व का 12 घंटा 24 घंटे वाली घड़ी भी 12 ही बताएगी, 1 से शुरू होकर। 24 घंटे की घड़ी रात के 12 से ही शुरू होता है, मध्याह्न पूर्व से ही होता है, तो वो अभी 12 घंटा ही बताएगी। लेकिन उसके बाद दोपहर के 12 की जो समय है फिर से 1 2 3 4 5 6, लेकिन वो PM है, 1 PM 2 PM 3 PM, या मध्याह्नोत्तर 1 बजे 2 बजे 3 बजे है, तो फिर से 1 2 3 आ गया यहाँ पर। लेकिन 24 घंटे की घड़ी में दोपहर के 12 के बाद जो 1 है वह 1 न होकर 12 के बाद वह 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, उसके बाद फिर से 0 आ जाता है, अर्थात यह रात के 12 बज जाते हैं। समय का जोड़ घटाना जब करते हैं तो इसी 24 घंटे के समय का उपयोग करेंगे। कितना भी बज रहा है, 12 घंटे का समय है तो उसे 24 घंटे में परिवर्तित करेंगे और फिर जोड़ घटाना करेंगे तो हल आसानी से निकल जाता है। अगला है मापन नोट और सिक्के का व्यवहार। नोट और सिक्के में हमेशा हम रुपए या पैसे जैसी इकाई का प्रयोग करते हैं, जहां आवश्यकता अनुसार नोट और सिक्के की कीमत को रुपए में बदलकर या पैसे में बदलकर क्रियाएं करते हैं। अगला है वस्तु की संख्या का समूह। जैसे 12 वस्तुएं हम लेते हैं, 12 केले या 12 वस्तुएं, वह उसे हम कहते हैं 1 दर्जन। तो 1 दर्जन जो है वो 12 वस्तुओं के बराबर होता है। 12 दर्जन जो होता है उसे 1 ग्रूस कहा जाता है। तो 1 ग्रूस में 12 दर्जन और 1 दर्जन में 12 वस्तु, तो उस हिसाब से 1 ग्रूस में कितने वस्तु होंगे? 12 दर्जन गुणे 12, यानी हर दर्जन में 12, तो 12 गुणे 12 कितने वस्तुएं होंगे 1 ग्रूस में? 144। तो 144 ये संख्या जो है वस्तु, वह 1 ग्रूस के या 12 दर्जन के
बराबर होता है। तो ये वस्तु संख्या हो गई किसी भी वस्तु के लिए। अब कागज की संख्या का कुछ विशेष हिसाब किताब है। 24 पेपर या कागज का एक दस्ता होता है। तो एक दस्ता का मतलब 24 कागज होंगे। 20 दस्ता बराबर एक रिम होता है। एक रिम मतलब 20 दस्ता और एक दस्ते में 24 कागज। तो उस हिसाब से एक रिम में कुल कितने कागज होंगे? तो 20 दस्ता और हर दस्ते में 24 कागज, तो 20 गुणे 24 और ये हो गया 480 कागज एक रिम। आप जेरोक्स निकालने जाते हो बच्चों, तो जेरोक्स का जो पेपर होता है उसका जो पैकेट होता है उस पे अगर एक रिम लिखा है इसका मतलब उसमें 480 कागज होंगे। अगर उसमें 500 लिखा है तो 500 कागज होंगे, वो तो ठीक है, लेकिन अगर एक रिम लिखा है तो रिम मतलब 480 कागज। अब हम चलते हैं कुछ नमूना प्रश्न की ओर, जहां पर परिमाण से संबंधित, कालमापन से संबंधित या वस्तु की संख्या से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। पहला उदाहरण देखते हैं। 9.99 मीटर लंबे तार से 9 सेंटीमीटर तार का एक टुकड़ा काटने पर बचे हुए तार की लंबाई कितनी होगी? तो एक तार है, उसमें से एक टुकड़ा काटा गया है, तो कितना बचा यह पूछा गया है। इसका मतलब यहाँ पर घटाने की क्रिया करनी है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन जो है वो मीटर में है, मतलब हमें जो भी उत्तर बताना है वो मीटर में बताना है। लेकिन आप देख रहे हैं लंबाई जो है एक 9.99 मीटर है, तो दशमलव में मीटर है तो उसे सेंटीमीटर में बदलना ज्यादा आसान होता है, और दूसरा सेंटीमीटर ही है, तो सेंटीमीटर का टुकड़ा काटा गया है मीटर के टुकड़े में से, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे न घटाकर दोनों इकाई को समान करेंगे और बाद में उत्तर को मीटर में व्यक्त करेंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन मीटर में। तो 9.99 मीटर में से 9 सेंटीमीटर का टुकड़ा कटा है, दोनों इकाई यहाँ अलग अलग है, पहले समान करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर बनाना है, 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करने पर जो भी आएगा मान वो सेंटीमीटर में होगा, हो गया 999 सेंटीमीटर। अब उसमें से 9 सेंटीमीटर का टुकड़ा कम हो गया, तो बचे हुए तार की लंबाई क्या होगी? तो 999 में से 9 घटा देंगे, और घटाने पर कितना आएगा? 099 मतलब 990 सेंटीमीटर। तो यह बचे हुए तार की लंबाई है, लेकिन सेंटीमीटर में। तो अब सेंटीमीटर को फिर से मीटर में बदलना है, तो मीटर को सेंटीमीटर बदला तो हमने 100 से गुणा किया, सेंटीमीटर को मीटर बदलना है तो 100 से भाग देंगे, तो हो जाएगा 990/100। 2 अंक के बाद दशमलव, 9.90 या 9.9 मीटर के बराबर हुआ। उत्तर के ऑप्शन में कहीं पर 9.9 या 90 है क्या? तो दूसरा ऑप्शन जो है वो 9.9 दिखा रहा है मीटर, इसलिए हम चुनेंगे किसे? दूसरे उत्तर को। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, नमूना प्रश्न दूसरा, और यह प्रश्न स्कॉलरशिप की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, उसे देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब्दुल ने ए गांव से बी गांव तक जाने के लिए कुल दूरी का 2/5 भाग कार से, मतलब अब्दुल ए से बी, ये 2 गांव है, इस गांव की ओर जा रहा है, जिसमें उसने 2/5 भाग जो है वो कार से तय किया, वह 1/2 भाग बस से तय किया। उसके बाद भी बी गांव जो था उसकी मंजिल जो थी वह 15 किलोमीटर दूर थी।
तो ए से बी जो गांव है कुल मिलाकर कितनी दूरी पर है, यह पूछा गया है। दोनों गांव के बीच की दूरी ऑप्शन में 105, 450, 75 और 150 किलोमीटर है। जो सही होगा उसे हम चुनना है हमें। सबसे पहले हम एक कच्ची आकृति बनाकर चेक करते हैं। ए गांव और बी गांव दो गांव हैं। कुछ भाग कार से, कुछ भाग बस से, उसके बाद ही 15 किलोमीटर दूरी बच गई। अब आकृति बनाते हैं। सबसे पहले एक गांव है ए और राइट साइड में एक गांव बी बना दिया हमने। दोनों के बीच की दूरी में से अब अब्दुल ने ए से चलना शुरू किया। कुछ दूरी तक वह गया कार से। उसके बाद फिर उसने सफर आगे बढ़ाया। कुछ दूरी तक वह बस से गए। उसके बाद भी 15 किलोमीटर रह गया, यानी बस से जाने के बाद जो बी की दूरी है वह 15 किलोमीटर अभी बाकी था। तो इस तरह से ये रफ रचना बनती है। तो ए से बी की कुल दूरी कितनी है? मान लेते हैं कि ए से बी के बीच की कुल दूरी डी है। अब कुल दूरी कितना है? डी। प्रश्न में लिखा गया है कि कार से उसने कितना तय किया। तो कार से उसने जो कुल दूरी डी है उसका 2/5 भाग, देखिए प्रश्न में लिखा गया है ना, 2/5 गुना डी का कार से तय किया। उसके बाद बस से कितना तय किया? तो बस से कुल दूरी का 1/2 भाग, 1/2 गुना आधा भाग, यह उसने बस से तय किया। उसके बाद भी 15 किलोमीटर बच गया। तो ये तीनों दूरियां मिलाकर ए से लेके बी तक की दूरी होगी, है ना। तो तीनों मिला देंगे, मतलब ए से बी की पूरी दूरी, और वह दूरी तो डी है, हमने पहले ही माना है। तो डी के बराबर होगा ये तीनों दूरियां मिलाकर डी। अब इस समीकरण को हल करेंगे और डी का मान प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे। अब चूंकि कुछ भिन्न के प्रश्न दिखाई दे रहे हैं तो हम सीधे सीधे समीकरण के नीचे लाइन खींचते हैं, लसावी निकालते हैं। 5 और 2 का 10, तो 10 से गुणा करते हैं सब में। तो पहले 2/d में बटे 5 है, तो 5 से 10 कटेगा 2 बार, और 2 से 2 में गुणा होगा तो 4 आ जाएगा। तो हर से भाग और अंश में गुणा, जो भागफल आएगा। तो 4d ऊपर आ गया। d/2, 2 से 10 में भाग देंगे 5 आएगा, क्योंकि 10 से गुणा है d/2 में। तो 2 से 10 कटेगा 5 आएगा, 5 में d से गुणा 5 आ जाएगा, 5d। 15/1, तो 1 या 10 से गुणा हो गया 15 में तो 150 हो गया, और d में 10 से गुणा हुआ तो 10d हो गया। तो हमने सीधे सीधे सब में 10 से गुणा करके मान निकाल लिया। दोनों पक्षों में 10 से ही भाग है, देख रहे हैं बटे 10 है, तो 10 हटा देंगे। आप किसी भी तरीके से हल करना है हमें इसे। तो यह एक समीकरण प्राप्त हो रहा है। 4 और 5 9 लेफ्ट साइड में है, राइट में 10 है, 10 में से 9 कट जाएगा। हम पक्षांतर करते हुए 10 में से 9d घटाएंगे, एक तरफ पर 150 बचेगा। तो d का मान जो है वो 150 हुआ, अर्थात कुल दूरी जो है वो 150 किलोमीटर होगी। तो 150 किलोमीटर का ऑप्शन हमें मिला चौथा। हम चौथे को ही चुनेंगे। इस तरह से यह 150 किलोमीटर उत्तर हमें मिला। ए से बी की दूरी और चौथा ऑप्शन हमने चुना। अगला उदाहरण लेते हैं। यह आकृति है। क्या लिखा है प्रश्न में? यह भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है स्कॉलरशिप की। किसी आयताकार 20 × 10 यानी 20/10 मतलब हुआ लंबाई 20 चौड़ाई 10 का एक टुकड़ा है थर्माकोल का।
तो यह आयताकार थर्माकोल का टुकड़ा है, लंबाई 20, चौड़ाई 10 हमने लिख दिया। उसमें से क्या हुआ है, 2x5, 2x5 का टुकड़ा काटा गया है, आकृति बनी हुई है, बनाएंगे हम। तो बचे हुए आकृति या टुकड़े का की परिमिति में क्या परिवर्तन आएगा, या जो भी परिवर्तन आएगा वह कौन सा परिवर्तन सही होगा। तो हमने परिमिति 60 यहां निकाल लिया पहले। टुकड़े में से यह टुकड़ा निकाला गया 2x5 का। अब बचे हुए शीट के लिए कौन सा वाक्य सही है वो बताना है। वाक्य क्या है वो देखते हैं। वाक्य है कि परिमिति बढ़ेगी या परिमिति कम होगी, या परिमिति उतनी ही रहेगी, या परिमिति दुगनी हो जाएगी। किसकी परिमिति कम या ज्यादा हो रही है यहाँ पर, इस आयतकार शीट में से जो टुकड़ा काट लिया गया यानी जो नया टुकड़ा बचा उसकी बचे हुए टुकड़े के बारे में ये कहा जा रहा है। तो आयत की परिमिति 60 है, परिमिति के बारे में चर्चा करनी है। अब उसमें से काटा गया टुकड़ा क्या है वो देखेंगे। तो हल शुरू करें। तो कोने से एक टुकड़ा काटा गया है, प्रश्न में ये बताया गया है, आकृति बनी हुई है 2x5 का। तो 5 सेंटीमीटर का टुकड़ा कटा है नीचे से, तो बचा हुआ ऊपर का हिस्सा भी 5 होगा, और 2 सेंटीमीटर का कटा है तो नीचे का भी 2 होगा। यह टुकड़ा कट गया। अब जो नई आकृति है, बची हुई आकृति है, बचा हुआ शीट है, उसकी परिमिति कितनी होगी। परिमिति ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, भुजाओं की लंबाई का योग। तो सबसे पहले देखते हैं नीचे जो भुजा 20 थी वो 20 है क्या, नहीं, उसमें से 2 सेंटीमीटर कट गया, बराबर। तो वह तो हो गई 18। बाकी सभी किनारे या भुजा की लंबाई दिखाई दे रही है। अब हम क्या करेंगे, परिमिति ज्ञात करेंगे बचे हुए टुकड़े की। सारे माप को जोड़ेंगे, जो भी है 10, 20, 5, 2, 5, 18, सारी लंबाइयों का योग, बाहरी जो भी लंबाई है, जोड़ने पर आ गया 60। तो बचे हुए शीट की परिमिति कितनी है, 60। और पुरानी जो पहले परिमिति थी वो भी 60। मतलब जो नया शीट बचा उसकी परिमिति और पुरानी जो पहले शीट थी उसकी परिमिति समान है। तो हमें ऑप्शन क्या मिलेगा, परिमिति उतनी ही रहेगी। मतलब तीसरा ऑप्शन सही हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं। यह भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, बहुत मजेदार प्रश्न है। सोचिए आप इसे कैसे हल करेंगे। रिक्शे वाले को मुझे 7 रुपए छुट्टे देने थे। मेरे पास 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के ही सिक्के हैं और बहुत सारे सिक्के हैं। तो मुझे ये 7 रुपए अगर देने हैं रिक्शे वाले को, तो मैं कौन कौन से सिक्के दूंगा कि उसे 7 रुपया मिल जाए, और मैं कितने प्रकार से दे सकता हूं, यह उत्तर बताना है। क्या मैं 6 प्रकार से दे सकता हूं, या 3 प्रकार से, या 5 प्रकार से, या 4 प्रकार से, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितने प्रकार से दिया जा सकता है। चलिए सोचते हैं। हमारे पास सिक्का है 1 रुपए का, 2 रुपए का और 5 रुपए का, और हमें देना है 7 रुपए। तो क्या क्या कितना कितना दें कि 7 रुपया हो जाए। तो हम क्रम से शुरू करते हैं। 1 रुपए सबसे कम जो मूल्य है 1 रुपया, और 1 रुपए का 1 सिक्का और 2 रुपए का 3 सिक्का। 1 रुपए का 1, 2 रुपए का 3, 6 रुपया और 1 रुपया हो जाएगा कुल कीमत 7 रुपए। 3 क्यों लिखा है मैंने, 2 रुपए का 3 सिक्का, तो यह 6 रुपया और 1 रुपया 7 रुपया हो गया। तो ये पहला तरीका था कि मैं उसे 1 रुपया का 1 सिक्का दूं और 2 रुपए का 3। दूसरा तरीका क्या है, 1 रुपए का अगर 2 सिक्का दूं मैं, तो मुझे 5 रुपए का 1 सिक्का देना पड़ेगा, तब भी कीमत हो जाएगी 7 रुपए। तो मैं ऐसे भी दे सकता हूँ रिक्शे वाले को। या 1 रुपए का अगर 3 सिक्का निकालूं मैं,
तो 3 रुपया हो गया। बचा 4 रुपया, वह मैं क्या करूँगा, 2 रुपए के 2 सिक्के ले लेता हूँ। कुल मिला के हो गया 7 रुपया। तो ये तीसरा तरीका भी था रिक्शे वाले को पैसा देने का। आगे बढ़ते हैं। 1 रुपए का 4 सिक्का लेने से हम कीमत नहीं दे पाएंगे, लेकिन 1 रुपए का 5 सिक्का लेंगे तो 5 रुपया हो गया। और 2 रुपए का 1 सिक्का लेते हैं तो 5 और 2 7 रुपया हो जाएगा। तो कुल मिला के 7 रुपया इस तरह भी दिया जा सकता है। और अगर 2 रुपए का ही सिक्का मुझे देना है एक, तो 5 रुपए का मुझे एक देना पड़ेगा, तब जाके 7 रुपया होगा। यहाँ मैं 1 रुपए का कोई सिक्का नहीं दे रहा हूँ, तो 2 रुपए का एक, 5 रुपए का एक, कुल मिला के 7 रुपया अभी भी हो गया। और एक तरीका है कि मैं 1 रुपए का 7 सिक्का दे दूं, तो 2 रुपए और 5 रुपए का कोई सिक्का देना नहीं होगा, तो यहाँ भी 7 रुपया मैं दे सकता हूँ। इस तरह से तो मैं कुल मिलाकर यहाँ पर 6 तरीके से ये 7 रुपए लौटा सकता हूँ रिक्शे वाले को। तो 6 प्रकार से पहला ऑप्शन है और वही हमारा उत्तर होगा। तो पहला उत्तर ही हम चुनेंगे। तो 7 रुपए मैं 6 प्रकार से लौटा सकता हूँ, दे सकता हूँ रिक्शे वाले को। तो इस तरह से हमारा यह घटक भी पूरा हुआ। अगला जो घटक होगा वो हमारा क्षेत्र बदल जाएगा। 5वां क्षेत्र आएगा सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे माध्य, मीन और कुछ ग्राफ पर भी चर्चा होगी। यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है BMC हिंदी, तो एक बार सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकॉन भी दबा के रखिए, ताकि आपको वीडियो की सूचना समय समय पर मिलती रहे। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।